अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाउंज। मैं हूं अनीका निसार और 4 मई पीर का दिन, नया हफ्ते का आगाज़, और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं, चाहे बैनुल अक़वामी की बात करें या फिर लोकल और नेशनल की बात करें। यहाँ आपको तमाम चीज़ों से पहले एक अपडेट देना चाहेंगे कि रहीम यार खान के अंदर आपको याद होगा कल एक वाक़या रोनुमा हुआ जहाँ डाकुओं ने आकर 7 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया था। आपको ब्रेकिंग दे रहे हैं कि रहीम यार खान में ऑपरेशन हुआ, गोटकी, सक्खर और कश्मीर की पुलिस ने इसमें हिस्सा लिया और आपको बता रहे हैं कि 7 पुलिस एहलकारों को बाजियाब करा लिया गया है। डाकुओं की जानिब से मुज़ाहमत की गई और उसके बाद फिर ऑपरेशन के दौरान 7 पुलिस एहलकारों को बाजियाब करा लिया गया है। डाकुओं की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ अगवा किए गए 7 पुलिस एहलकार बाजियाब हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक कहना है कि ऑपरेशन गोटकी, सक्खर और कश्मीर की पुलिस ने किया और उसमें हिस्सा लिया और इन 7 पुलिस एहलकारों को बाजियाब करा लिया। गुज़िश्ता रोज़ चौकी पर हमला आवर हुए डाकू और डाकुओं ने 7 पुलिस एहलकारों को अगवा कर लिया और इन मुग़वी पुलिस एहलकारों को बाजियाब करा लिया गया। 7 पुलिस एहलकार हैं ये और रहीम यार खान का वाक़या है। हमारे नुमाइंदे जावेद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पे। जी जावेद, बताइएगा किस तरीके से ये सारी सिचुएशन हुई? क्या ऑपरेशन टारगेटेड ऑपरेशन था या फिर जनरल ऑपरेशन था जिसके थ्रू पता चला कि ये अगवा किए गए पुलिस एहलकार कहाँ हैं? जी, ये टारगेटेड ऑपरेशन था। हमारे ज़राए के मुताबिक अभी पुलिस ने इस बारे में कोई हतमी हमें नहीं आगाह किया, लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक ये टारगेटेड ऑपरेशन था जिसमें इनको एहलकारान को बाजियाब कराया गया है। यहाँ ये भी मैं आपको बताता चलूं कि इस मामले में वजीर आजम पाकिस्तान या मोहम्मद नवाज शरीफ ने सख्त एक्शन लिया था और उन्होंने तमाम मुमकिन ज़राए इस्तेमाल करने की हिदायत की थी। जी राइट, ये भी बताइएगा जो 7 पुलिस एहलकार बाजियाब कराए गए हैं उनमें से किन की हालत सही है? क्या कोई एहलकार जख्मी भी है या तमाम एहलकार सेहतमंद है? जी, इस बारे में हमारे जरा यही बता रहे हैं कि तमाम एहलकार खैरियत से हैं और उन्हें कुछ ही देर बाद डीपीओ रहीम यार खान, सुहेल जफर चट्ठा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने ले आएंगे और वो अभी तक की इतलात के मुताबिक वो बिल्कुल खैरियत से हैं। राइट, जावेद चौधरी बहुत बहुत शुक्रिया हमें मुतला करने के लिए, तमाम चीज़ों से अपडेट करने के लिए। आपको एक बार फिर बताते चले कि रहीम यार खान में ऑपरेशन किया गया गोटकी, सक्खर और कश्मीर की पुलिस की जानिब से और 7 मुग़वी पुलिस एहलकारों को बाजियाब करा लिया गया है। ये एक अच्छी खबर है। वज़ीर आज़म की जानिब से भी इस तमाम चीज़ के ऊपर एक्शन लेने का कहा गया था। इसके बाद प्रोग्राम पे वापस आते हैं और आपको तमाम खबरें बाकी भी उनसे आगाह करना है। कल कुछ अच्छी खबरें भी आईं, कुछ बुरी खबरें भी आईं, कुछ मुज़ाकरात की जानिब बढ़े और कहीं बिजली की तार गिर गई। इन तमाम चीज़ों को हमें ऐड करना है, लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेहमान का तारुफ करा दूँ। सईद आसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी एडिटर नवाए वक्त भी हैं और मेरे उस्ताद भी हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे। बहुत बहुत शुक्रिया आसी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और अपने सेगमेंट की तरफ जाना होगा नवाए वक्त टुडे की जानिब, ताकि आसी साहब का तज्जिया ऐड कर सकें। सबसे पहले खबर ऐड करते हैं बैनुल अक़वामी। कतर में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात आगे बढ़ना शुरू हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन मुज़ाकरात अभी किसी करवट नहीं बैठे। ये ऊँट किसी करवट नहीं बैठा और देखना ये है कि आने वाले वक्तों के अंदर क्या ये मुज़ाकरात सही तरीके से आगे बढ़ सकेंगे या नहीं। खबर ऐड करते हैं, कतर अफगान हुकूमत और तालिबान में मुज़ाकरात हर मुमकिन मदद देंगे, पाकिस्तान का ये कहना। नेपाल भेजी जाने वाली खुराक में गाय के गोश्त की खबरें बेबुनियाद। बाज़ भारतीय शख्सियात ज़लज़ला पर भी प्रोपेगेंडा कर रही हैं, सेक्रेटरी खारजा का ये कहना। पाकिस्तानी इमदाद में हमारे अकायद के खिलाफ कोई चीज़ शामिल नहीं, नेपाली सफ़ीर ने इसकी कन्फर्मेशन कर दी। और तालिबान का 8 रुकनी वफ़द बातचीत में शरीक। अफगान अमन काउंसिल के अरकान हिकमत यार की जमात के नुमाइंदों से भी मिलेंगे। और ज़राए का ये कहना है कि अमरीका कतर से राब्ते में है। तर्जुमान महकमा खारजा, जंग बंदी पर इत्तफाक ना हो सका, रॉयटर्स का ये कहना। अफ़गानिस्तान में रस्मी और गैर रस्मी मुफाहमाती अमल के हामी हैं, ख़ित्ते में पायदार अमन चाहते हैं। इटली ने कुछ पाकिस्तानी रिहा कर दिए। साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने नेपाल के लिए रिलीफ फंड्स कायम कर दिए। पाकिस्तान ने सबसे पहले इमदाद भेजी, एजाज चौधरी ने यह कहा। और भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। 2 खबरें साथ हैं, लेकिन सबसे पहले कतर की खबर को ऐड करते हैं। आसी साहब, आपको याद होगा कि तकरीबन पिछले साल के करीबी कतर में इस चीज़ की खबरें आ रही थी कि अफ़गानिस्तान अमरीका के जो है वो तालिबान से मुज़ाकरात करने जा रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान के मुज़ाकरात की बात आई थी तो इसको रद्द कर दिया गया था तमाम लोगों की जानिब से और कहा गया था कि ये तो गलत बात है कि आप तालिबान से जो है मुज़ाकरात कर रहे हैं। जब हम हेल्प करें वो चीज़ करने में जो वो करना चाहते हैं, चाहे वो वही चीज़ हो जो हम करना चाहते हैं, तो फिर हमारे ऊपर तनकीद और ख़ुद वही चीज़ें कर रहे होते हैं। ये क्या दोगली पॉलिसी है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनिका, आपने खुद ही इलेबोरेट कर दिया इस इशू को। यही हमारी असल में कंट्राडिक्शन जो है ना, ये हमारी पूरी सोसाइटी का एक हिस्सा बन चुकी है। सही। असूली तौर पर तो देखें ना, अगर कोई मसला है, कोई इशू है, तो उसका हल हम कहते हैं कि मुज़ाकरात के ज़रिए होना चाहिए। जिस तरह यमन की सिचुएशन है, उसमें भी हमारा यही जोर रहा। वहाँ भी ज़ाहिर है वहाँ की हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ ग्रुप जो है वो सफारा हुए, तो उधर हमारा ये जोर के मुज़ाकरात के ज़रिए ये एमिकेबली ये इशू हल हो सकता है। लेकिन इधर हमारे मामले में ये तालिबान का जो इशू है, अगरचे अब ठीक है ऑपरेशन के ज़रिए बहुत सारी कामयाबी हासिल हो चुकी है, इस वक्त कोई हमें ज़रूरत नहीं है मुज़ाकरात की। लेकिन इससे पहले 10 साल तक जो कुछ हुआ इस मुल्क की सरज़मीन पे, वो मुतकाज़ी था कि शुरू दिन से ही अगर कोई ऐसी सूरत बन पाती, मुज़ाकरात की टेबल पर बैठाकर उन्हें आमादा कर लिया जाता, तो शायद इतना खून खराबा ना होता। जो हमारे 50,000 से ज़्यादा हमारे शहरी बेगुनाह जो शहीद हुए और 10,000 के करीब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के अरकान जो शहीद हुए, तो शायद इसकी नौबत ना आती अगर मुज़ाकरात की राह इख्तियार कर ली जाती शुरू दिन से ही। लेकिन ज़ाहिर है एक हिकमत अमली उस वक्त अमेरिका तो कभी नहीं चाहता ना कि यहाँ अमन की कोई फ़िज़ा जो है वो फले फूले। उसके अपने मुफादात हैं और ज़ाहिर है वो यानी कि अपने मुफादात पर वो ज़्यादा नहीं पड़ने देता। जहाँ उसे महसूस होता है कि मुज़ाकरात के ज़रिए उस के मुफादात पूरे हो सकते हैं, तो वो उससे नहीं हिचकिचाता। फिर आखिरकार असलहे का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी तो है। इशू आज का नहीं, ये बहुत पुराना इशू है। अभी यानी कि नेटो फोर्सेस का इनखलास शुरू नहीं हुआ था अफ़गानिस्तान से, उस वक्त से ही ये कतर के ज़रिए, कतर में तो तालिबान का बाकायदा इन्होंने दफ्तर भी खोल लिया था ना, तो इन्होंने ये यानी कि ये मामला शुरू किया। लेकिन इसके बरक्स जब पाकिस्तान की तरफ से ये तकाजा किया जाता था कि आप यानी कि कौम को भी के भी इल्म में है, आपको भी पता होगा, जब यहाँ अमन जिरगा होता था तो अमेरिका जो है वो ड्रोन हमले करके उसको सबूटाज कर दिया करता था। तो ये अमेरिका के अपने मुफादात हैं, हमें बहरहाल अपने मुफादात का सोचना चाहिए। इस वक्त हम एक फ़ैसला कुन मरहले में हैं। ये तालिबान के साथ जो एक ऑपरेशन है उसमें हम, मेरा ख्याल है कामयाबी जिस तरह समेत है, शायद अब नौबत ना आए मुज़ाकरात की। लेकिन ज़ाहिर है एक रिलेट कर रहा है इस खित्ते का जो अमन व सलामती, वो अफ़गानिस्तान में अमन व सलामती होगी। बुनियादी शर्त जो है वो अफ़गानिस्तान ही है। और हमारे यहाँ तो ऑपरेशन चल रहा है आसिफ साहब, वहाँ तो ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ तो किसी न किसी तरीके से हल निकालना होगा। अगर वहाँ मुज़ाकरात के ज़रिए को बेल मडे चढ़ सकती है और इसमें पाकिस्तान कोई पार्ट प्ले कर रहा है, तो इससे मेरे ख्याल अच्छी बात कोई नहीं, इसको सेबुटाइज नहीं होने देना चाहिए। यही मैं समझता हूँ कि आगे चल के ज़मानत बन सकती है इलाकाई इस खित्ते के अमन व अमान की। मेरा ख्याल है कोई मुज़ायका नहीं, ये अगर मुज़ाकरात कंटिन्यू करते हैं, अफ़गानिस्तान की पॉजिटिव, अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान की पॉजिटिव किरदार अदा करता है, तो मेरा अच्छा, पाकिस्तान ये किरदार अदा करने के लिए बड़े अरसे से आमादा है आसिफ साहब, आपको मालूम ही है, बल्कि आपसे ही हम लोगों ने सीखा भी और सुना भी और आपके एडिटोरियल्स भी पढ़े। उसके अंदर भी यही था कि पाकिस्तान तो हमेशा से इस बात पे आमादा था कि मुज़ाकरात के थ्रू किए जाए, लेकिन डू मोर का मुतालबा हमेशा अमेरिका की जानिब से आता रहा। और इवन हक्कानी नेटवर्क और इस तरह के जो तमाम तालिबान ग्रुप्स थे जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं थे, उनके बारे में भी ये कहा जाता रहा कि पाकिस्तान को उनके ऊपर भी अटैक करना होगा। और इस अटैक्स की वजह से आज जो हम इस नहज पर पहुंच गए हैं, इस ऑपरेशन के उस स्टैंड पॉइंट पर हैं जहां हम ये कह सकते हैं कि कुछ अरसे में इंशाअल्लाह ताला हम कामयाबियां समेट लेंगे, तो अब मुज़ाकरात की बात दोबारा आ जाती है। बस ये जो है ना यानी कि एक दोहरी पॉलिसी जो है जी, इससे हमारा नुकसान हो रहा है। अभी इस वक्त भी आप देखिए अफ़गानिस्तान के हवाले से कुछ थोड़ा सा ये नई जो हुकूमत आई है इसकी अशरफ गनी की और अब्दुल्ला की, इनके इल्हाक से जो बनी हुकूमत, उससे एक थोड़ी सी एक आइस ब्रेक हुई थी पाकिस्तान के बारे में। जो नफरतों की फ़िज़ा करज़ई के दौरे हुकूमत में प्रीवेल की, इन्होंने थोड़ा सा कोशिश की आकर, यानी कि ये अशरफ गनी साहब तशरीफ़ लाए यहाँ, यानी आर्मी हेड क्वार्टर का भी दौरा किया उन्होंने, ब्रीफिंग दी गई उन्हें, उसके बाद आर्मी चीफ वहाँ तशरीफ़ ले गए, तो एक फ़िज़ा ऐसी हम आहंगी की
बन गई थी। लगता है आसिफ साहब कि अफगानिस्तान ये समझ चुका है कि साथ बहने वाले दरिया की तरफ जाया जाए, इंस्टेड ऑफ ये कि उस दरिया को छोड़ के अगले दरिया की तरफ जाया जाए। अच्छी बात होती अगर ये इस तरह होता, कोऑर्डिनेशन होती। लेकिन अब फिर अफगानिस्तान का टिल्ट जो है ना वो इंडिया की तरफ हो गया। जैसा पहले करज़ई साहब तो उसकी गोद में बैठे रहे ना पूरे टेन्योर में। वो तो थे ही उनके, लेकिन अब देखना ये कि होता क्या। आसिफ साहब इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, लेकिन मैं 2 कॉलर्स को ऐड करना चाहूंगी। साथ अब्दुल रहीम है सऊदी अरब से। जी वालेकुम अस्सलाम। जी अनिका बहन आपको और शहीद साहब को और सब टीम को सलाम करता हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं वेट करता हूँ कि तालिबान चाहे पाकिस्तानी तालिबान हो, तहरीकी तालिबान हो या अफगानिस्तान के तालिबान हो, या ये तो पहले समझना चाहिए कि कतर में ये इनका मुहैया किसने किया, ये मौका किसने दिया कि ये हम इधर मुज़ाकिरा तो हो ही नहीं सकता है। मगर अहम बात यह है कि हमारे हुकूमतें अपने ऊपर इत्मीनान करे। अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान ने इत्मीनान किया, कोई तालिबान नहीं है। हमारे पड़ोसी मुल्क है इंडिया, अफगानिस्तान के जरिए हमारे पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे, बहरहाल वो तो चल रहे। मगर अशरफ गनी साहब के वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पेशरफ हुए हैं। हमें चाहिए, हमारे हुकूमतों को चाहिए, हमारे लीडरशिप को चाहिए, हमें अशरफ गनी साहब के साथ थ्रू, ताकि हमारे जो आपस में मामला है इसको अपना हुकूमतें करना चाहिए, न कि तीसरा अमेरिका और मगरबी ममालिक तो नहीं चाहते हैं कि हमारे सरहदें बहाल हो, हमारा जाना आना हो, वो तो नहीं चाहते हैं। मगर पाकिस्तान बड़ा किरदार अदा कर सकता है। आज के वक्त अशरफ गनी साहब बहुत अच्छा आदमी है, वो बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। मगर हमें चाहिए हमारा। अब्दुल रहीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सऊदी अरब से कॉल कर रहे थे। ख्वाजा अंजुम है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखें जी, एक तासुर ये है कि पाकिस्तान बनाने में सिर्फ उर्दू बोलने वालों का हिस्सा था, लेकिन मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी कौन थे जो जिन्होंने रेशमी रुमाल तहरीक चलाई और रोटियों के अंदर जंग आजादी के मतवालों को पैगाम लिखकर भेजा जाता था। जब वो गिरफ्तार हुए तो सबको कुल्लू के अंदर पीस दिया गया। बालाकोट वो सिंधी थे। बालाकोट के शहीद कौन थे? वो पठान थे। तानपुर और कल्होड़ो खानदान और पीर पागारों के आबा और अजदाद ने आजादी की जंग लड़ी है। और सबसे अहम बात, जो लोग अलीगढ़ से लोग आए थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर वो बैरोक्रेसी के अंदर आए। वो 47 से लेकर 71 तक तमाम 10% सिंधी, पंजाबी, पठान लोग थे, 90% महाजिर लोग थे। ये जो बैरोक्रेसी के अंदर आए, उन्होंने 47 से लेकर 71 तक पाकिस्तान के साथ क्या खलवाड़ खेला है। वही सैकड़ों कनाल के घरों में रहते थे, उन्होंने जायदादें बनाई। सही। ख्वाजा अंजुम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, कराची से कॉल कर रहे थे। सबसे पहले तो अशरफ गनी साहब की बहुत तारीफें की। हमारे पहले जो कॉलर थे अब्दुल रहीम सऊदी अरेबिया से, उनका ये कहना था कि अशरफ गनी पाकिस्तान के लिए भी बहुत बेहतर होंगे। थोड़ी देर पहले हम भी यही कह रहे थे, लेकिन अब टिल्ट बदलता हुआ लग रहा है। यही मैं बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो अशरफ गनी साहब ने जो हाल ही में दौरा किया ना इंडिया का, तो उसमें जो लैंग्वेज थी उनकी, ज़ाहिर मन इसके नरेंद्र मोदी साहब के तो अपने अज़ायम में पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने जिस अग्रेसिवनेस के तहत एक यानी कि अशरफ गनी साहब को एक चकमा दिया तजादत के हवाले से कि हम आपको वो जो ईरान में जो है पोर्ट उन्होंने बनाई हुई है इंडिया के तावन से जो बनी, हम उसके रास्ते आपको एक राहदारी फराहम करेंगे, आप ये छोड़ दें पाकिस्तान की तरफ। तो उसका तो ज़ाहिर चकमा था। एक बात यानी इस वक्त जो सोचने की समझने की है वो अफ़गान क़यादत के लिए इस हवाले से है कि इस खित्ते में जो अगर मुस्लिम ममालिक जो है, मैं तो पहले भी अक्सर कहा करता हूँ कि अगर मुस्लिम ममालिक ही आपस में मुत्तहिद हो जाएगी इस इलाके में जिसमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान शामिल है, तो मेरा ख्याल है किसी का दस्ते नगर होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितने वसाइल इन तीनों ममालिक की धरती पर कुदरत ने दिए हुए, अगर इन वसाइल को बाहमी तावन से हम बरूए कार लाएँ तो किसी का दस्ते नगर नहीं बनेंगे हम। लेकिन ज़ाहिर है जिनके अपने मकासद, जिनके मफादात हैं तकसीम करके फ़ायदा हासिल करने की,
وہ ان کو اکٹھا نہیں ہونے ان سب سے دیتے۔ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چاہے آپ اس خطے کی بات کر لیں یا پورے دنیا کی بات کر لیں، مسلم ممالک ہمیشہ سیپریٹ رہتے ہیں، باقی ممالک چاہے جتنے مرضی اتحاد کے ساتھ رہیں۔ ظاہر وہ جسے ہم کہتے ہیں نا کہ طاغوتی طاقتیں جو ہے وہ ایکا کر لیتی ہیں مسلم دنیا کے خلاف، لیکن مسلم دنیا اس کے برعکس انتشار کا شکار رہتی ہے ہمیشہ۔ تو یہی باتیں ہماری ہیں نا، انہی پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے ایک اتحاد ملت امت واحدہ کا ایک امیج اگر ہم مستحکم کر لیں تو میرا خیال ہے کوئی طاغوتی قوت جو ہے وہ مسلم امہ کے اتحاد کو نہیں توڑ سکتی۔ صحیح۔ اچھا آسی صاحب، یہاں یہ بھی چیز ضروری ہے کہ پاکستان نے چاہے وہ جنگ کی بات ہو یا پھر بات ہو تمام مذاکرات کی بات ہو، پاکستان نے ہمیشہ اس بات کے اوپر افغانستان کا ساتھ دیا، ہمیشہ یہ کہا ہے کہ افغانستان چاہے جنگ کی طرف جائے یا پھر مذاکرات کی طرف جائے، پاکستان ساتھ ہوگا۔ لیکن افغانستان یہ چیز اب تک کیوں انڈرسٹینڈ نہیں کر پایا کہ پاکستان جو ہے ہر طریقے سے طالبان یا دہشت گردی سے افغانستان کو چھٹکارا دینا چاہتا ہے اور ہمارے ساتھ دیا جائے تو پھر افغانستان کے اندر پاکستان کے ساتھ ساتھ کافی استحکام آ سکتا ہے۔ دیکھیں انیکا، جیسا میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اس خطے کا جو امن ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے افغانستان کے امن کے ساتھ۔ بالکل۔ اس لیے ہمارا مفاد جو وابستہ ہے وہ افغانستان کے ساتھ اسی حوالے سے وابستہ ہے کہ 10 سال ہم نے جو یہ جنگ بھگتی ہے، جس سے ہم نے اپنا بیڑا گرک کیا ہے اس جنگ میں، اس سے اگر خلاصی کی کوئی صورت پیدا ہو رہی تو اس کو استحکام پیدا اسی وقت ہوگا جب افغانستان میں مستقل امن کا قیام ہوگا۔ تو اس کے لیے ظاہر ہماری جو درد ہے، ہم سجیسٹ کرتے ہیں افغانستان کو جو بھی راستہ چاہے اختیار کرے، وہ امن کی طرف جو جانے والا راستہ ہے، وہ پازیٹیوٹی ہے جو ہے وہ ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر افغانستان کے موجودہ حکمران بھی اسی طرح اعلی کار بنیں گے ان قوتوں کے جو اس خطے میں قیام امن نہیں دیکھنا چاہتی، تو پھر بدقسمتی ہوگی اس علاقے کی۔ اب حالات چونکہ اس وقت ایسے اس نہج پہ ہیں کہ ہم جو ہے دہشت گردی کی جنگ میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں، لیکن ہماری یہ کامیابی، یہ سفر جو ہے یہ کھوٹا ہو جائے گا اگر افغانستان میں امن قائم نہیں ہوتا۔ اس لیے بہت اخلاص کے ساتھ، سینسیئرٹی کے ساتھ افغان قیادتوں کو سوچنا چاہیے اور یعنی کہ اپنے ملک کی ترقی، اپنے عوام کی ترقی کا سوچے تو یہی صورت ہے کہ امن کا قیام ہوگا اس علاقے میں، دونوں ممالک میں، تو پھر آگے چل کے باہمی تعاون کی جو صورت ہے عملی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اور یہ انڈیا کے لیے بھی بہتر ہوگا، لیکن انڈیا غالباً اس چیز کو انڈیا تو کبھی چاہے گا نہیں نا۔ انڈیا کے تو ظاہر اپنے عزائم ہے، اس کا تو اکھنڈ بھارت کا جو منصوبہ ہے وہ پاکستان کو توڑنے کا منصوبہ ہے۔ اگر پاکستان مستحکم ہوتا ہے افغانستان کے ساتھ اکائی کے ذریعے، یہاں قیام امن کے ذریعے، تو وہ انڈیا کو وارہ نہیں کھاتا۔ انڈیا کی تو ہر ممکن کوشش ہوگی کہ وہ انتشار کا شکار رکھے پاکستان۔ اچھا، آپ مستحکم پاکستان کی بات کر رہے ہیں تو ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے۔ الطاف حسین صاحب جو ہیں اکثر اوقات انڈیا کی بڑی فیور کرتے ہیں، لیکن رابطہ کمیٹی کیا کہتی ہے اس کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں۔ را پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کر رہی ہے، ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کا یہ کہنا، اور ساتھ ہی ساتھ بھارتی افواج کی طرف سے لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی قابل مذمت ہے۔ الطاف کے خلاف قراردادوں کی مذمت اور پاکستان کی سربلندی کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی کی جانب سے یہ کہا گیا۔ را کے بارے میں تو ویسے ہی بڑی وہ آپ کو یاد ہوگا ایس ایس پی جو انوار ہیں، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ را سے ٹریننگ لے کر آتے ہیں ایم کیو ایم کے لوگ۔ اب یہ ایک تو کافی سنگین قسم کا ایک ایلیگیشن ہوگا جس کی انویسٹیگیشن کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ایم کیو ایم تو خود کہہ رہی ہے کہ را پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم تو پاکستان کے استحکام کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ غالب کا شعر ہے کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ تو یہ پشیمانی اگر پہلے سے ہو جاتی، پہلے سے احساس ہو جاتا کہ راہ جو ہے یہ ملک دشمن کی ایجنسی ہے جس کا مقصد ہی اس ملک میں انتشار پیدا کرنا ہے، تو آپ کا اگر کوئی شائبہ بھی ملے اس ایجنسی کے ساتھ تعلق کا، تو پھر پاکستانیت آپ کی اس کو کس کھاتے میں ڈالا جائے گا۔ اب تک ایم کیو ایم کے حوالے سے جو باتیں سامنے آئیں، راہ کے ساتھ اس کے تعلقات، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ الطاف بھائی، اب دیکھیں یہ ہماری یعنی اس کو کیا کہیں، قیادت کا فقدان کہیں، سوچ کا فقدان کہیں اس پارٹی میں، کہ جس پارٹی کا لیڈر خود اتنا اگریسو ہو، خود اس کی سوچ
انڈیا کے حوالے سے اتنی سافٹ ہو کہ وہ سیدھی سیدھی پاکستان دشمنی کے کھاتے میں جا رہی ہو، تو پھر اس پارٹی کا امیج کیا ابھر کے سامنے آئے گا؟ ٹھیک ہے نا. اب یہ جو ایس ایس پی انوار کے حوالے سے جو بات سامنے آئی، ٹھیک ہے، انہوں نے یقیناً اپنے طور پہ یہ پریس کانفرنس نہیں کی ہوگی، ہم تو یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اتنا سارا ملبہ اگر وہ ڈال رہے ہیں تو از خود وہ ان کے کوئی ایکشن ہوگا. اچھا، عجیب بات آصف صاحب کہ ان کی پریس کانفرنس میں ایک پولیس افسر شامل تھے جن کا اگلے دن ہی جمعے کے دن ہی قتل ہو گیا، اور اس سے اگلے دن انوار پہ اٹیک ہو گیا. اس چیز کے بارے میں بڑی تشویش پائی جاتی ہے کہ کیا یہ ایم کیو ایم کی جانب سے کیا گیا؟ اگر ایم کیو ایم کی جانب سے نہیں کیا گیا تو کس کی جانب سے کیا گیا اور کیوں کیا گیا؟ اور اگر اس چیز کو زائل نہ کیا گیا تو ڈیفینیٹلی شبہ زیادہ ایم کیو ایم کی جانب جاتا ہے، جو کہ بڑی خطرناک سچویشن ہو سکتی ہے. جی ظاہر ہے حالات ایسے جب ڈیولپ ہو جائیں، جب یعنی کہ الطاف بھائی خود ترغیب دے رہے ہوں اپنے کارکنوں کو کہ آپ ہتھیار بند ہو جائیں، ٹریننگ لینا شروع کر دیں، فلاں کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، تو اس کے بعد ظاہر ہے سیدھا شبہ ایسے کسی ایکشن کا ایم کیو ایم کی طرف ہی جائے گا نا. لیکن میرا خیال ہے اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ ایسے جب حالات پیدا ہوتے ہیں تو جو دشمن ملک ہوتا ہے، جو دشمن ہمارے ہوتے ہیں، وہ تو موقع کی طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں نا. انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم کوئی کاروائی ڈالیں گے تو یہ اب سیدھی اس کے کھاتے میں چلی جائے گی، ہم صاف بچ جائیں گے، ہماری طرف کسی کی نظر نہیں اٹھے گی. یہ جنرلی ایم کیو ایم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نام پہ بہت سارے کرمنل. جی ظاہر ہے. اب چلیں اچھی بات ہے، ان کو احساس ہوا ایم کیو ایم والوں کو، انہوں نے راہ کے حوالے سے جو اسٹیٹمنٹ دیا، اللہ کرے کہ اس پہ قائم رہیں. تو اس کا بھی جائزہ لے لیجئے اب کہ یہ جو واقعات ہوئے، ڈی ایس پی کا جو مرڈر ہوا، پھر اٹیک ہوا انوار پہ، کہیں اس میں بھی راہ کا ہاتھ تو نہیں ہے؟ وہ تو موقع سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا، وہی تو ڈس انٹیگریٹ کرنے کی جو اس کی پالیسی ہے اس ملک کو، اسی پر تو گامزن نہیں ہے. میرے خیال یہ سارے معاملات اب چونکہ انٹروگیشن اب ہو رہی ہے تو یہ اس میں تو میں کہوں گا، ان سے درخواست کروں گا ایم کیو ایم والوں سے کہ وہ اس میں معاون بنے، پارٹی نہ بنے، معاون بنے. اور بڑا کلیئر بیان دیں، کلیئرلی اس چیز کو ڈینائی کریں. اگر آپ کی صفوں میں ایسے عناصر موجود ہیں جن کے بارے میں یعنی کہ ہماری ایجنسیوں کے پاس ثبوت موجود ہیں کہ وہ کوئی تخریبی کارروائیوں میں ملوث ہیں، ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں، تو ان کو تو ان سے جو ہے نا علیحدگی لا تعلقی کا کیٹیگریکلی اعلان کرنا چاہیے. لیکن یہ جو ایس ایس پی انوار نے جو 2 ملزمان پیش کیے، ان کو تو اون کیا ایم کیو ایم نے، ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی نے اون کیا، یہاں جو موجود تھے قائدین انہوں نے اون کیا، پھر الطاف صاحب نے جو تقریر کی اس میں انہوں نے اون کیا. تو اس سے جو ہے نا ایک امبیرسمنٹ اس پارٹی کے لیے بھی، اور امبیرسمنٹ سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ کیٹیگوریکلی، جس طرح ہم بار بار بات کر رہے ہیں، ڈینائی کیا جائے. زومانی جب بیان آتے ہیں یا پھر ایک بیان کے بعد دوسرا بیان ایسا آتا ہے جو پچھلے بیان کی تردید کر دیتا ہے، اس کے بعد بڑی کنفیوزنگ سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس کے اوپر اور بات کریں گے، اور ذوالفقار مرزا نے کیا کیا، ان کے ساتھ کیا ہوا، اس کے بارے میں بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک پہ جانے سے پہلے ہم اس بیان کی بات کر رہے تھے جو ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کی جانب سے آئے کہ را جو ہے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور وہ باقاعدہ طور پر ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں، ہمارے جو جنرل راحیل شریف ہیں، وہ بھی اس طرح کی باتیں کئی دفعہ کر چکے ہیں، باہر کے ممالک میں جا کر ٹھوس شواہد دے چکے ہیں، امریکہ کو ٹھوس شواہد دے چکے ہیں کہ اس طرح کی ساری سچویشن پاکستان میں ہو رہی ہے، اور ایک پیغام بھی دے دیا کہ باہر کی قوتیں اگر پاکستان میں کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہی ہیں تو کھیل میں کامیاب نہیں ہوں گی. اور یہ تو اب ضرب عضب کے تھرو نظر بھی آ رہا ہے کہ تمام اس طرح کی قوتوں کو سائیڈ لائن کر دیا جائے گا. اور بہت سارے الزامات بھارت کی جانب سے بھی آصف صاحب ہم پر لگائے گئے، چاہے وہ ممبئی حملے کی بات کی جائے، سمجھوتا ایکسپریس کی بات کی جائے. سمجھوتا ایکسپریس جو کہ ان کے اپنے آرمی کے اہلکار نے کیا تھا، اس کے بعد پھر یہ جو ابھی ایک کشتی جلائی گئی ہمارے ماہی گیروں کی جس کو کہا جا رہا تھا، وہ بھی سامنے آئی. ذکی الرحمان لکھوی کی جانب کے بارے میں بڑا ٹچی ہے انڈیا، کہتا ہے کہ ممبئی حملوں کے اندر وہ شخص انوالو تھا، اور بھی بہت ساری چیزیں کہتا ہے ذکی الرحمان لکھوی کے حوالے سے. تو اس کے بارے میں بھی خبر ایڈ کر لیتے ہیں. انڈیا کی بات ہو ہی رہی ہے تو ذکی الرحمان لکھوی کو قید رکھنا لازمی نہیں، دفتر خارجہ کا یہ کہنا. معاملہ آئندہ اجلاس میں اٹھائیں گے، سلامتی کونسل کی بھارت کو یقین دہانی. اور ساتھ ہی ساتھ بھارت نے ذکی الرحمان لکھوی کی رہائی پر خط لکھ کر اسے اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 1267 کی خلاف ورزی قرار دے کر مداخلت کا کہا تھا، اور کمیٹی القاعدہ سے منسلک افراد کی صرف اساس منجمد
सफरी पाबंदियां लगा सकती है। तस्नीम असलम का भारत की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ते पर रद्द अमल। भारत हर चीज़ पर चला जाता है अक़वाम मुत्तहिदा के पास। अक़वाम मुत्तहिदा ने यकीन दहानी भी करा दी। कश्मीर इशू की भी ज़रा यकीन दहानी करा दें कि उसको यही मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो है ना, इंडिया ने अगर इसको टेकअप किया अक़वाम मुत्तहिदा में ज़कीर रहमान लखवी को, हालांकि ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड है सही, तो हमें भी अब मेरा ख्याल है इसके जवाब में UN से रजू करके हमारे जो मुस्किल मंदूब हैं वहाँ, उनके ज़रिए दरख्वास्त करनी चाहिए कि जो करारदादें कश्मीर के हवाले से, कश्मीरियों के इस्तिस्वाब के हक़ के हवाले से ऑलरेडी मंजूर हो चुकी है यूनानिमसली अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और जनरल असम्बली दोनों की तरफ से, उनको भी इम्प्लीमेंट कराया जाए फिर इंडिया से। ठीक है ना, ये एक आप यूँ समझ लें कि एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस मौके पे आप। और इस वक्त ज़रूरत इसलिए भी ज़्यादा है कि इंडिया जिस तरह अग्रेशन पे उतरा हुआ है, जिससे आप कल परसों अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर के तर्जमान का बयान आ गया था कि जो आप पाकिस्तान की तरफ जो हमारा आज़ाद कश्मीर है, जिसे वो मकबूजा कश्मीर समझता है, तो वो कहता है कि इस समेत हमने कश्मीर, ये जो कश्मीर है ये हमारा अटूट अंग है, पूरे का पूरा कश्मीर। तो उनके अज़ाम जो है वो तो किसी से ढके छुपे नहीं। तो इसलिए हमें ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त, जिस तरह कश्मीरी अवाम जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के काज के साथ, यानी कि आप देखिए दो मौके हो चुके हैं कि कश्मीरी क़यादतों ने जब जुलूस निकाला तो उसमें पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। तो ये कश्मीरी अवाम का जो जज्बा है ये हमें इस मौके पे सर्द नहीं पड़ना। इसके बारे में बात करते हैं आसिफ साहब, क्योंकि आगे से भारत का जो रद्द-ए-अमल आता है हमेशा बड़ा तल्ख आता है। इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक और कॉलर ले लेते हैं। जमाल मुस्तफ़ा है लाहौर से। वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ साहब की कूल फेयर बैलेंस्ड जो एनालिसिस है सुन के खुशी होती है। मेहरबानी मुस्तफा साहब। कूल बैलेंस्ड और फेयर स्टाइल जो है, जिस तरह ये बातें करते हैं, ये मेरे ख्याल में जो टीवी एंकर्स हैं, एनालिस्ट हैं, उनके लिए ये काबिल तकलीद हैं। ये स्टाइल जो है, ये मैनरिज्म जो है, उनको इसे ज़रूर इनसे सबक सीखना चाहिए। भाई अगर आप मुझे इजाज़त देंगी तो मैं MQM के मुतल्लिक़ बात यूँ करना चाहूँगा कि कल भी मैंने ये कहा था कि ये जो इनका एटीट्यूड है, माफ़ी मांगना, हज़ारों बारी इन्होंने माफ़ी मांगी और उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। इनकी फिलॉसफी है, जैसे अभी आपने कहा था, कीप कंफ्यूजिंग, कीप अदर्स गैसिंग, कीप गैसिंग, और ये अपना जो ट्रैक है उसमें वो चलते रहेंगे, आपको स्टैप करते रहेंगे। मैं अभी आपने एक बात की थी कि जो एजेंसीज हैं उनके साथ इन्हें कोऑपरेट करना चाहिए। इनके जो यहाँ लोकल लीडरशिप है सो कॉल्ड, वो कभी कोऑपरेट नहीं करेंगे। मैं समझता हूँ जो एजेंसीज हैं, GIT है, इन्हें खुद बुलाना चाहिए। इनके जो जैसे लीडर्स हैं, ये क्या मुझे ये हसन अब्बास रिजवी और ये वसीम अख्तर और ये फारूक स्टार वगैरह, बुलाएं इन्हें। आप देखेंगे हजारों और चीजें पता चलेंगी। बड़ी तरीके से इनकी इन्वेस्टिगेशन करें। इन्हें क्यों नहीं इन्वॉल्व करते? कल वो जो है जुल्फकार मिर्जा के लिए तो यहाँ से मोबाइलें जा रही हैं, लेकिन इनके आज तक इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं था। जब तक फौज ने, आपकी आर्मी ने वो एक ट्वीट नहीं की, ये हमारी हुकूमतों को भी कभी खबर नहीं होती। वो तो खुद इनके साथ वो इनको प्रोटेक्ट करते रहे, इसलिए कि ये उनके खरबों खरबों की जो इल गॉटन वेल्थ है उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। उनकी जो पावर है उसे प्रोलॉन्ग करने में ये इंस्ट्रूमेंट है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जमाल मुस्तफा साहब अपनी कॉल का। और MQM के हवाले से जिस तरह जनरल हम कह रहे थे कि ये तासुर पाया जाता है कि MQM को अब स्टेप अप करना पड़ेगा अपनी गेम को, और साथ ही साथ अपने जो तमाम इल्जामात उस पर लगाए जाते हैं उसको रद्द करना होगा। अब तो जाहिर है MQM की आजमाइश है इस वक्त। राइट, उसे अगर विंडिकेशन चाहिए तो उसे अपने सारे पते जो है वो क्लियर शो करने चाहिए कि वो क्या चाहती है। अब ये लगी लिपटी वाली जो बात है ना, ये जो मुनाफकाना सियासत है, यूं भी है और यूं भी, इससे बाहर निकलना होगा MQM को। अगर उसने पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की सियासत करनी है, जो करनी चाहिए उसे पाकिस्तान की सियासत, ये जाहिर है बहुत तकलीफ़ तो होती है जब हम ये बात करते हैं, जब वो महाजरों के इशू छेड़ते हैं, तो फिर उसके जवाब में एक जो मुअस्सर दलील जो सामने आ रही वो ये है कि क्या हमें पाकिस्तान के बाद जो लोग यहाँ पैदा हुए क्या उन्हें महाजर कहा जा सकता है? ये भी डिबेटेबल बात है। इल्ताफ़ भाई ने जो क्रेडिट लिया
کہ یہ ہمارے آباء و اجداد نے جو قربانیاں دی قیام پاکستان کے لیے، ان کا یہ پھل کھا رہے ہیں یہ سارے لوگ اور عیاشیاں کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے بھی یہ بات پھر سامنے آتی ہے کہ قربانیاں کس نے دی ہیں قیام پاکستان کے اسٹرگل میں، مہاجر کون ہوا تھا. یہاں آپ دیکھیے پنجاب میں کتنے مہاجر، سب سے زیادہ قربانیاں اگر دیکھیں نا تحریک پاکستان میں، جان مال عصمتوں کی قربانیاں، وہ اس خطے میں، یہ پنجاب جو صوبہ ہے، یہ جو ہمارا صوبہ ہے، اس کے لوگوں نے کردار بھی زیادہ ادا کیا تحریک پاکستان میں، قربانیاں بھی زیادہ دی، لاکھوں شہید ہوئے اور لاکھوں نے ہجرت کر کے یہاں آئے، لیکن انہیں وہ اپنے آپ کو مہاجر نہیں کہتے. آج ساتھ ہی آسی صاحب، الطاف حسین صاحب کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ وہ ایک لیڈر ہیں. یہاں پوائنٹ سکورنگ کا مسئلہ اصل میں ہے نہیں کہ مہاجر نے قربانی دی، پنجابی نے قربانی دی، بلوچی نے دی، پشتون نے دی. میں کہتا ہوں اس یہ تاثر سے نکل کر پاکستانیوں نے قربانی دی، اور پاکستانیوں نے جو قربانی دی وہ آج اس کا پھل اور ثمر لے رہے ہیں. قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم نے خود جب فرما دیا کہ اب کوئی سندھی، کوئی پنجابی، کوئی پٹھان نہیں ہے، ہم پاکستانی ایک قوم کی حیثیت سے ہمیں جو ہے اس ملک کو سدھارنے سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر اس وقت بھی قیام پاکستان کے 68 سال بعد بھی آپ کے ذہن میں یہ خناس موجود ہے کہ ہم تو وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں اور ہم نے یہ قربانیاں دی اس لیے ہمارا زیادہ استحقاق ہے، تو پھر ظاہر ہے گڑبڑ پیدا ہوگی پھر. رائٹ، صحیح. اگلی خبر بھی ایڈ کر لیتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ دادو بجلی کی تار بس پر گرنے سے آگ لگ گئی، 12 باراتی زندہ جل گئے، دلہا اور دلہن سمیت 40 افراد زخمی. بشیر کی بارات خیرپور ناتھن شاہ واپس جا رہی تھی کہ کنڈو چکی کے قریب بس کی چھت پر جہیز کا سامان 11,000 kV کی تار سے ٹکرانے سے حادثہ ہو گیا. مرنے والوں میں ایک ہی خاندان کے خواتین اور بچے شامل. شادی والا گھر ماتم کدہ بن گیا. بعض افراد 80% تک جھلسے ہوئے ہیں. ہلاکتیں بڑھنے کا خدشہ بھی ہے اور ہسپتال انتظامیہ، وزیر اعظم شہباز شریف اور دیگر سیاستدانوں کا اظہار افسوس. ایس ڈی او، لائن سپرنٹینڈنٹ اور لائن مین غفلت پر معطل کر دیے گئے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ٹریفک پولیس کسی والے کو معطل نہیں کیا گیا. آسی صاحب، جب اتنا سارا جہیز بس کی چھت پر رکھ کے جایا جا رہا تھا تب کسی کو نظر نہیں آیا تھا کہ یہ کسی بھی تار سے ٹکرا سکتا؟ اس بارے میں سوائے افسوس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے. پہ در پہ المیے جو ہے اس قوم کو دیکھنے اور سننے کو مل رہے ہیں. وہ ناصر کاظمی کا شعر ہے کہ ہمارے گھر کی دیواروں پہ ناصر اداسی بال کھولے سو رہی ہے. تو ملک کی اس وقت جو کیفیت ہے بہت اداس اس وقت جو فضا طاری ہے، اس سے باہر نکالنے کی ضرورت ہے. یہ حادثات جو ہیں، ٹریفک حادثات اس شاہراہ پہ خاص طور پہ یہ سپر ہائی وے جو ہے اس پہ تو بے شمار حادثات ہو چکے ہیں. کبھی ٹرالر ٹکراتا ہے مسافر بس کے ساتھ اور بیچارے شہید ہو جاتے ہیں مسافر. یہ کہ یہ جو ناگہانی اموات ہیں یہ بہت زیادہ المیات کو جنم دیتی ہیں. اس میں یقینی بات ہے انتظامی کمزوریاں بھی ہیں، یعنی کہ ٹریفک رولز کی پابندی بھی نہیں ہوتی. پھر جو رولز ہونے چاہیے شاہراہوں کے کہ ان پہ حفاظتی اقدامات کیا پاسبل ہو سکتا ہے کسی حادثے کی صورت میں، وہ بھی ہم نہیں کرتے. اس سے بھی اجتناب ہوتا ہے. ایک لاپرواہی ہے، بے اتنائی ہے، اس کی چادر اڑے ہوئے پوری انتظامی مشینری. تو پھر ایسے حادثات ہی ہونے ہیں. پھر اللہ رحم کرے. ہم تو دعا گو ہیں جو باقی زندہ بچ گئے ہیں، اللہ کرے کہ ان کی صحت یابی کی کوئی صورت پیدا ہو. لیکن ایسے المیات سے بچنے کے لیے یقینی بات ہے انتظامی جو رٹ ہے اس کا مضبوط ہونا ضروری ہے. اور ایک واقعے کے بعد سوائے افسوس کے ہماری طرف سے کچھ نہیں ہوتا. آگے کی پیش بندی کو جو ہے وہ نہیں نظر آتی. اچھا، اور آصف صاحب، جو مرنے والے اور زخمیوں کے لیے یوزلی پیسوں کا اعلان کر دیا جاتا ہے، اگر وہی رقم جو ہے ان تمام اداروں کو مستحکم کرنے کے لیے پہلے لگا دی جائے تو یہ پیسے دینے کی ضرورت نہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلے سے انتظامات اگر موجود ہو، ایک حادثے سے اگر آپ سبق حاصل کر لیں اور کوئی بہتری کی کوئی صورت پیدا کر لیں تو بچا جا سکتا ہے. بالکل بچا جا سکتا ہے. اب بھی میرے ہوش کے ناخن لینے چاہیے. بالکل. اگلی خبر ایڈ کر لیتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا شو چند ہی منٹ رہ گئے ہیں. اس کے اندر نیپال کی بات کرنا انتہائی ضروری ہے. نیپال میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 7,200 ہو گئی. 14,024 افراد زخمی اور ساتھ ہی ساتھ آفٹر شاکس نے مزید 1400 افراد کی ہلاکتوں میں اضافہ کر دیا ہے اور ساتھ ہی شدید متاثرہ علاقوں میں
रसाई जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। साथ ही एक और ख़बर है जो कि एक बड़ी हैरान कुन खबर है कि काठमांडू में ज़लज़ले के एक हफ्ते बाद मलबे से 101 साला शख्स को जिंदा निकाल लिया गया और ज़लज़ले में पाकिस्तान ने नाकाबिले फरामोश मदद की। नेपाली आर्मी चीफ ने यह कहा, पाक फौज के फील्ड अस्पताल का दौरा किया और मुतासरीन की इमदाद का शुक्रिया। नेपाली अवाम पाकिस्तान को हमेशा याद रखेंगे, जनरल गोरोवाइस राणा ने यह कहा। ये तमाम सिचुएशन है नेपाल के अंदर। 10,000 तक हलाकतों के हवाले से बोला था वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कि हलाकतें हो सकती हैं और खदशा है, और 7,200 हो गई। आसी साहब, ये खित्ता प्रॉब्लम्स के अंदर घिरा रहता है अक्सर औकात क्लाइमेट चेंज की वजह से बिलखुसूस। तो इस खित्ते के अंदर क्या आपस में लड़ना, नोक-झोंक करना, इसकी कोई गुंजाइश बचती है? नहीं, इसमें वाकई अनिका, सबसे पहले तो नेपाल के हवाले से मेरा ख्याल है हमें खराज तहसीन पेश करना चाहिए। मुझे रात वहाँ नेपाल में मुकीम है हमारी एक लाहौर की डॉक्टर समाना, तो उनका मुझे मैसेज भी आया। उन्होंने जो मैसेज, एक पॉजिटिव जो एक बात बताई उन्होंने पाक फ़ौज की इमदादी सरगर्मियों के हवाले से, वो ये थी कि पाक फ़ौज जो है सबसे पहले वहाँ इमदादी सरगर्मियों के लिए पहुँची है। जो एड वहाँ मिली, अफरादी कुव्वत जो वहाँ गई, फिर जो तरसील हुई इमदादी सामान की, अद्वियात की, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो पाक फ़ौज की, और इसका एतराफ़ अब आलमी मीडिया भी कर रहे हैं। आलमी मीडिया की रिपोर्टें हैं कि पहले नंबर पे पाक फ़ौज है इमदादी सरगर्मी में, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे शायद इंडिया है। इंडिया के हवाले से ये कहा जा रहा था कि बहुत इमदाद की उसने नेपाल के ज़लज़ला ज़दगान की, उसके अपने मुफादात हैं नेपाल के हवाले से। अभी ये जो खबर जो ब्लेम करने की कोशिश, मलबा डालने की कोशिश की पाकिस्तान की खुराक के हवाले से, पैक्टों के हवाले से, कि वहाँ से वो बीफ का जो एक मिला है, तो ये ऐसे मौके पे तो कम से कम आप कोई खौफ। और नेपाली सफीर ने बड़े क्लियरली बता दिया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, प्रोपेगेंडा है कि इंडिया की और अगर चला भी गया वो पैकेट, उसमें भी देखिए एक पैकेट में 22 आइटम है जी, हर चीज़ की उसमें, यानी कि जो भी ज़ेर इस्तेमाल आ सकती है उस वक्त जिसकी ज़रूरत है वो सारी आइटम, और कैटेगरिकली हर आइटम के बाकायदा नाम दिए गए, इंग्लिश में भी उर्दू में भी, ताकि किसी के लिए कोई दिक्कत ना हो। किसी ने यूज़ करनी है जो आइटम, उसे पता हो कि वो ये आइटम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर किसी कोई मज़हब का मसला है तो वो आइटम यूज़ नहीं कर सकता वो, ठीक है ना, इसमें कौन सी बात है। इसको आप इशू बना के आप उछालेंगे तो मेरा ख्याल गंद आपके अपने सर पे ही आएगा। राइट। और साथ ही साथ हम लोगों को ये भी रियलाइज करना होगा कि ऐसे आफत ज़दा इलाकों के अंदर खुराक की ज़रूरत होती है। ऐसे टाइम्स के अंदर एक नेपाली सफीर का ये क्लियरली कह देना कि हमारे दो बोल भी अगर हम कह लें ना तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है उस वक्त। लेकिन यहाँ भारत को कौन समझाया आसिफ साहब, ना तो हम उसको लाइन ऑफ कंट्रोल पे समझा पाते, ना हम कश्मीर में, ना कोई साथ ही साथ इल्ज़ाम लगाने पर समझा सकते हैं। भारत की आदत है, भारत इस तरह की आदतों से मजबूर है और कुछ कर नहीं सकता। दे कैंट हेल्प दिस थिंग। नहीं, हम कर सकते हैं वो जो हम कर सकते हैं, उसकी जरूरत पड़ी तो करेंगे, यकीनन करेंगे। आसिफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का हमारे आज के शो में। नाज़रीन, हमारे आज के शो से इतना ही। आपको इतना बताते चलें कि पाकिस्तान अपने अराउंड या अपने खित्ते के अंदर तमाम ममालिक में अमन व इस्तेहकाम के लिए या इमदादी सरगर्मियों के लिए पेश रहता है, और इस चीज़ का एतराफ़ आलमी मीडिया करता है। इस चीज़ का एतराफ़ तमाम लोग करते हैं जो कि अक्ल व फ़हम और दानिश रखते हों, जिनको ये मालूम हो कि मदद क्या होती है और प्रोपेगेंडा क्या होता है। तो इस चीज़ को नलिफाई करने की कोशिश करना किसी भी जानिब से वो एक गलत चीज़ होगी। अभी नेपाली भाइयों को मदद की ज़रूरत है और तमाम लोग अपने अपने जो है अपने अपने जगह पर रहते हुए, अपने अपने चादर के अंदर रहते हुए जिसकी जितनी मदद कर सकें उतना बेहतर। नेपाल के अंदर अभी भी आफत के बाद जो आफ्टर मैथ्स हैं उन चीज़ों को अभी केटर करना कोशिश की जा रही है उसकी, लेकिन अभी नहीं कर पा रहे। 7,200 हलाकतें एक छोटी तादाद नहीं, बहुत बड़ी तादाद होती है। इवन ये कि वहाँ लाशें जलाने के लिए लकड़ी तक ख़त्म हो गई, इतनी बुरे वहाँ हालात हैं। तो हम दुआगो हैं नेपाल के लिए भी, वी डू प्रे फॉर नेपाल। ये हमारा पैगाम भी है उनके लिए, और साथ ही साथ अपने मुल्क के लिए भी डेफिनेटली दुआगो हैं जहाँ दहशतगर्दी चल रही है और बहुत सारे सियासी जमातों के लीडरान भी और सियासी जमातों के कारकुनान भी अभी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं। वो ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि ये क्लाइमेट चेंज हमारे यहाँ भी एक बहुत तबाही बर्पा कर सकता है। 2010 से लेकर 2014 तक फ्लड्स आते रहे। 2015 के फ्लड्स को बचाने के लिए पहले तो अवामी मसाइल के ऊपर बात करना शुरू करें
इस मसले के ऊपर बात करना शुरू करें। अपनी सियासत चमकाने में तमाम लोग चल रहे हैं और अपने सियासत चमकाने के पीछे लगे हुए हैं। हमारे आज के शो से इतना ही, इस पैगाम के साथ कि तमाम लोग पाकिस्तान के मसलों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें सियासी मसलों के बजाय। हमारे आज के शो में फीडबैक दीजिएगा। अनीका निसार ऑफिशियल के नाम से मेरा फेसबुक पेज है, ट्विटर पे अनीका निसार के नाम से मैं मौजूद हूँ। अगले शो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर।